8 अगस्त 1963। रात के करीब 3 बज रहे थे। इंग्लैंड का आसमान घने अंधेरे में डूबा था और पटरियों पर एक विशालकाय ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। यह कोई आम पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। यह ब्रिटेन की रॉयल मेल ट्रेन थी जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो से लंदन के ह्यूस्टन स्टेशन की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन के अंदर बैठे पोस्टल कर्मचारी रात भर काम करते हुए चिट्ठियों और पार्सलों की छटाई कर रहे थे। लेकिन इस 12 डिब्बों वाली ट्रेन के दूसरे डिब्बे में, जिसे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेज कोच कहा जाता था, उसके अंदर एक ऐसा खजाना छिपा था जिसका अंदाजा ट्रेन के आम कर्मचारियों को भी नहीं था। बैंक हॉलिडे वीकेंड के बाद स्कॉटिश बैंकों का करोड़ों रुपया लंदन वापस जा रहा था। इस एक डिब्बे में 128 बोरियां रखी थी, जिनमें उस समय के 2.6 मिलियन पाउंड ठूंस कर भरे हुए थे। अगर आज की महंगाई के हिसाब से इस रकम की गिनती की जाए तो यह लगभग 60 मिलियन पाउंड यानी 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। रात के ठीक 3 बजे ट्रेन बकिंघमशायर के सीयर्स क्रॉसिंग इलाके से गुजर रही थी। तभी ट्रेन के 57 साल के अनुभवी ड्राइवर जैक मिल्स ने सामने पटरियों पर कुछ अजीब देखा। आगे का सिग्नल लाल था इस सुनसान इलाके में, और इस वक्त सिग्नल का लाल होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। लेकिन रेलवे के सख्त नियमों से बंधे जैक मिल्स ने बिना कोई सवाल किए ब्रेक लीवर खींच दिया। लोहे के पहियों से चिंगारियां उठी और वह विशालकाय ट्रेन चीखती हुई पटरियों पर रुक गई। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। सिर्फ इंजन से निकलने वाली भाप और डीजल की आवाज आ रही थी। ट्रेन का 26 साल का फायरमैन डेविड व्हिटबी यह देखने के लिए नीचे उतरा कि आखिर सिग्नल लाल क्यों है। वह ट्रैक के किनारे लगे रेलवे टेलीफोन की तरफ बढ़ा ताकि स्टेशन मास्टर को कॉल करके स्थिति का पता लगा सके। लेकिन जैसे ही उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया, उसकी सांसें अटक गईं। फोन के तार पहले से ही काटे जा चुके थे। इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता और मुड़कर इंजन की तरफ भागता, अंधेरे में से 2 मजबूत हाथ निकले और उसे पीछे से दबोच लिया गया। एक भारी और ठंडी आवाज ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर चुप रहोगे तो जिंदा बचोगे। और फिर उसे रेलवे ट्रैक की ढलान से नीचे फेंक दिया गया। अगले कुछ ही मिनटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 15 लोगों के एक बेहद शातिर गिरोह ने बिना बंदूक की कोई गोली चलाए, बिना किसी को जान से मारे ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दे दिया था। यह कोई और नहीं बल्कि 20वीं सदी की सबसे कुख्यात घटना थी, जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी खौफनाक जगह बनाई। ये कहानी है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की। इस कहानी की शुरुआत उस खौफनाक रात से नहीं बल्कि महीनों पहले लंदन के अंडरवर्ल्ड में हुई थी। ब्रूस रेनॉल्ड्स एक ऐसा अपराधी जिसे महंगे सूट पहनने, एस्टन मार्टिन कारें चलाने और एक शानदार जीवन जीने का शौक था। पेशे से वह एक एंटीक डीलर होने का दिखावा करता था, लेकिन असल में वह एक ऐसा मास्टरमाइंड था जो हमेशा किसी ऐसी घटना की तलाश में रहता था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। 1962 के अंत में ब्रूस की मुलाकात एक रहस्यमयी मुखबिर से हुई जिसे केवल द ओल्स्टरमैन के नाम से जाना जाता था। ओल्स्टरमैन ने ब्रूस को एक ऐसी जानकारी दी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली एक रॉयल मेल ट्रेन में एक खास डिब्बा होता है जिसे हाई वैल्यू पैकेज कोच कहा जाता है। इस डिब्बे में हर बैंक हॉलिडे वीकेंड के बाद स्कॉटलैंड के बैंकों से लाखों पाउंड का पुराना कैश लंदन में नष्ट होने के लिए लाया जाता है। यह जानकारी ब्रूस के लिए एक खजाने के नक्शे जैसी थी, लेकिन एक चलती ट्रेन से डकैती करना, वह भी सरकारी खजाने की, मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। ब्रूस जानता था कि वह इसे अकेले अंजाम नहीं दे सकता। उसे एक पूरी फौज की जरूरत थी और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटेन के सबसे कुख्यात गिरोह का निर्माण। ब्रूस ने बेहद सावधानी से अपने आदमियों को चुना। बस्टर एडवर्ड्स, गॉर्डन गुडी और चार्ली विल्सन जैसे अंडरवर्ल्ड के अनुभवी और खतरनाक लोग इस टीम का हिस्सा बने। हर एक आदमी अपने काम में माहिर था, लेकिन यह काम इतना बड़ा था कि ब्रूस की अपनी टीम भी छोटी पड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने एक और कुख्यात गैंग साउथ कोस्ट रेडर्स के साथ हाथ मिलाया, जिनके पास ट्रेनों में चोरी करने का पुराना अनुभव था। इसी गैंग में रॉजर कॉर्ड्रे नाम का एक आदमी था जो रेलवे सिग्नल से छेड़छाड़ करने में एक्सपर्ट था। इस पूरी योजना में कुल 15 लोग शामिल हुए। महीनों तक इस ट्रेन के रूट को बहुत बारीकी से समझा गया। हर एक मील, हर एक सिग्नल और हर एक पुल की रेकी की गई। अंत में उन्होंने लूट के लिए एक एकदम सही जगह चुनी, सीयर्स क्रॉसिंग। यह एक ऐसा सिग्नल था जो मेन रोड से काफी दूर था, जहां रात के अंधेरे में कोई चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता था।
योजना बिल्कुल साफ थी, सिग्नल से छेड़छाड़ करके ट्रेन को रोकना, कर्मचारियों को काबू में करना और डिब्बे को खोलकर पैसे लूटना। लेकिन इस योजना में एक बहुत बड़ा पेंच था। सीयर्स क्रॉसिंग पर सड़क नहीं थी, इसलिए उस भारी भरकम ट्रेन को वहां से लगभग 1 मील आगे ब्रिडेगो ब्रिज तक ले जाना था, क्योंकि सिर्फ उसी पुल के नीचे उनके ट्रक छिपकर इंतजार कर सकते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो ट्रेन चलाना जानता हो। उन्होंने रोनी बिग्स की पहचान के एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर स्टैन एगेट को अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन स्टैन एगेट की एक कमजोरी थी जो आगे चलकर इस योजना के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। 7 अगस्त 1963 की रात पूरा लंदन सो रहा था, लेकिन ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसकी 15 लोगों की टीम सीयर्स क्रॉसिंग के पास अंधेरे में छिपी हुई थी। उनके चेहरों पर नकाब थे, हाथों में दस्ताने और आपस में बात करने के लिए उनके पास उस जमाने के आधुनिक वॉकी टॉकी थे। अब समय आ गया था उस तकनीक का इस्तेमाल करने का जो इतनी सरल थी कि पुलिस भी बाद में हैरान रह गई। सिग्नल एक्सपर्ट रोजर कॉर्ड्रे ने रेलवे सिग्नल की हरी बत्ती को एक साधारण चमड़े के दस्ताने से ढक दिया और लाल बत्ती के बल्ब को अपनी 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर रोशन कर दिया। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स ने दूर से लाल बत्ती देखी और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। 12 डिब्बों वाली वह भारी भरकम ट्रेन सीयर्स क्रॉसिंग पर आकर रुक गई। फायरमैन डेविड वेहटा भी नीचे उतरा और उसे लुटेरों ने दबोच लिया। उसी समय नकाबपोश लुटेरे इंजन रूम में घुस गए। 57 साल के जैक मिल्स एक बहादुर इंसान थे। उन्होंने लुटेरों से हाथापाई की। इस परफेक्ट क्राइम का सबसे खौफनाक और दुखद पल यहीं घटित हुआ। एक लुटेरे ने जैक मिल्स के सिर पर पीछे से लोहे की रॉड से जोरदार वार किया। जैक वहीं लहूलुहान होकर बेहोश गिर पड़े। यह एक ऐसा घाव था जिसने जैक मिल्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब योजना के दूसरे और सबसे खास हिस्से का वक्त था। ट्रेन को 1 मील आगे ब्रिडेगो ब्रिज तक ले जाना, जिसके लिए लुटेरों ने इंजन को बाकी के 10 डिब्बों से अलग कर दिया। उनके साथ अब सिर्फ इंजन और वह खास HVP कोच था। ब्रूस ने अपने लाए हुए ड्राइवर स्टैन एगेट को तुरंत इंजन में बुलाया, लेकिन जैसे ही स्टैन ने कंट्रोल पैनल देखा, उसके पसीने छूट गए। यह ट्रेन एक आधुनिक इंग्लिश इलेक्ट्रिक टाइप 4 डीजल लोकोमोटिव थी और स्टैन ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ पुरानी भाप वाली ट्रेनें चलाई थी। उसे इस नए डीजल इंजन के वैक्यूम ब्रेक और गियर सिस्टम का कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह एक ऐसा पल था जहां महीनों की मेहनत और पूरी डकैती एक झटके में फेल हो सकती थी। समय तेजी से बीत रहा था, हर एक सेकंड जरूरी था। तभी गैंग ने एक बेहद खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने खून से लथपथ और अर्ध बेहोश जैक मिल्स को फर्श से उठाया और उसे होश में लाकर उसी की ट्रेन को आगे पुल तक चलाने के लिए मजबूर किया। सिर से बहते खून और बंदूक की नोक पर जैक मिल्स ने किसी तरह ट्रेन को ब्रिडेगो ब्रिज तक पहुंचाया। पुल के ठीक नीचे लुटेरों का एक ऑस्टिन लोड स्टार ट्रक और 2 लैंड रोवर गाड़ियां पहले से तैयार खड़ी थी, जिन पर पुलिस को चकमा देने के लिए एक ही फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। HVP कोच के अंदर मौजूद पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को डराकर जमीन पर उल्टा लिटा दिया गया। लुटेरों ने तेजी से पुल की ढलान तक एक ह्यूमन चेन बनाई और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर उन्होंने भारी बोरियां ट्रेन से उतारी और अपने ट्रकों में भर ली। डिब्बे में कुल 128 बोरियां थीं, लेकिन ट्रकों में जगह खत्म हो गई थी, इसलिए उन्हें 8 बोरियां वहीं ट्रेन में छोड़नी पड़ी। फिर भी लूटी गई रकम 2.6 मिलियन पाउंड थी, जिसका वजन लगभग 2.5 टन था। काम पूरा हो चुका था। 15 लोगों की यह टीम अपने ट्रकों में बैठी और रात के अंधेरे में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। जब तक असली पुलिस वहां पहुंचती, लुटेरे मीलों दूर जा चुके थे। वे अपने पहले से तय किए गए छिपे हुए अड्डे लेदरस्लेड फार्म पहुंचे। यह सुनसान फार्म हाउस डकैती की जगह से लगभग 27 मील दूर था, जिसे गिरोह ने डकैती से पहले ही एक बिचौलिए के जरिए 1000 पाउंड में खरीदा था। वहां पहुंचकर जब उन्होंने बोरियां खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नोटों के बंडल इतने ज्यादा थे कि उन्हें गिनना असंभव था, इसलिए उन्हें नोटों का वजन करना पड़ा। लूट का बंटवारा हुआ और हर एक के हिस्से में लगभग 1.5 लाख पाउंड आए। उनकी योजना थी कि वे पुलिस की तलाश और चेकिंग कम होने तक कई हफ्तों तक इसी फार्म हाउस में छिपे रहेंगे। लुटेरों ने पुलिस की हरकतों पर नजर रखने के लिए एक खास रेडियो रिसीवर रखा हुआ था, जिस पर वे पुलिस की VHF फ्रीक्वेंसी सुन रहे थे। आराम करने और समय बिताने के लिए उन्होंने मोनोपोली का खेल खेलना शुरू किया, लेकिन वे असली रोमांच के लिए मोनोपोली के नकली पैसों से नहीं, बल्कि लूटे गए असली नोटों से खेल रहे थे। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। रेडियो पर पुलिस की एक खौफनाक बातचीत गूंजी।
पुलिस ने ऐलान किया कि वे मानकर चल रहे हैं कि लुटेरे क्राइम सीन से 30 मील के दायरे में ही कहीं छिपे हैं और वे इलाके के हर एक फार्म हाउस और इमारत की तलाशी लेने आ रहे हैं। ये सुनकर लुटेरों के होश उड़ गए। उनका सुरक्षित अड्डा अब एक खतरनाक जाल बन चुका था। उन्हें अपना सारा प्लान छोड़कर तुरंत वहां से भागना पड़ा। भागने से पहले गिरोह ने मार्क नाम के एक आदमी को 10,000 पाउंड की मोटी रकम देकर यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह उनके जाने के बाद पूरे फार्म हाउस को साफ करे और फिर उसे आग लगा दे। इसका मकसद था उनके उंगलियों के निशान, डीएनए या कोई भी सबूत पीछे न छोड़ना। लेकिन यहीं पर इस सदी की सबसे बड़ी और मूर्खतापूर्ण चूक हुई। उस आदमी ने 10,000 पाउंड तो रख लिए, लेकिन उसने फार्म हाउस को जलाया नहीं। वह अपना काम किए बिना ही वहां से भाग खड़ा हुआ। 13 अगस्त 1963 को जॉन मैरिस नाम के एक लोकल चरवाहे ने इस फार्म हाउस के पास कुछ अजीब हलचल देखी और पुलिस को सूचना दे दी। जब पुलिस लेदर स्लेड फार्म पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान थे। वहां फर्श पर खाली मेल बैग पड़े थे, पोस्ट ऑफिस के रबर बैंड बिखरे थे, रसोई में राशन का सामान था और सबसे महत्वपूर्ण, टेबल पर रखा हुआ वो मोनोपोली का बोर्ड मिला। स्कॉटलैंड यार्ड के सबसे बेहतरीन और सख्त जासूस डिटेक्टिव चीफ सुपरिंटेंडेंट टॉमी बटलर, जिन्हें लोग वन डे टॉमी कहते थे, उन्होंने इस केस की कमान संभाली और फ्लाइंग स्क्वाड की एक एलीट टीम बनाई। फोरेंसिक टीम ने उस मोनोपोली बोर्ड, वहां पड़ी केचप की बोतलों और बाथरूम के एक फिक्सचर से उंगलियों के स्पष्ट फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए। यही वो ओपन लूप था जिसने इस परफेक्ट क्राइम के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया। फिंगरप्रिंट्स मिलते ही पुलिस के पास नामों की एक पूरी लिस्ट थी। अब शुरू हुआ पुलिस और अपराधियों के बीच एक भयंकर चूहे बिल्ली का खेल। एक एक करके टॉमी बटलर की टीम ने गिरोह के सदस्यों को उनके ठिकानों से दबोचना शुरू किया। चार्ली विल्सन, गॉर्डन गुडी और रॉय जेम्स जैसे कुख्यात नामों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1964 की शुरुआत में डकैतों पर मुकदमा चला। पूरा देश इस केस पर नजर गड़ाए हुए था। जस्टिस एडमंड डेविस ने इसे एक साधारण डकैती नहीं, बल्कि देश की व्यवस्था पर एक सीधा हमला माना और सभी मुख्य दोषियों को 30-30 साल की लंबी और कठोर सजा सुनाई। इतनी लंबी सजा सुनकर पूरा ब्रिटेन हैरान था, क्योंकि उस समय हत्या के जुर्म में भी इतनी लंबी सजा नहीं मिलती थी। हालांकि जेल की मजबूत दीवारें भी कुछ लुटेरों को रोक नहीं सकी। रोनी बिग्स, जिसे 30 साल की सजा हुई थी, महज 15 महीने बाद ही वांड्सवर्थ जेल की दीवार फांदकर एक फर्नीचर वैन के जरिए भाग निकला। वह पेरिस से होते हुए ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्राजील पहुंच गया, जहां वह दशकों तक पुलिस की पहुंच से बाहर एक भगोड़े की जिंदगी जीता रहा। मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स भी 5 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन अंततः 1968 में टॉमी बटलर ने उसे पकड़ लिया। बस्टर एडवर्ड्स मेक्सिको भाग गया था। हालांकि पैसे खत्म होने के बाद टूटकर उसने खुद सरेंडर कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू वह शख्स था जो इस साजिश का हिस्सा कभी था ही नहीं, ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स। उस रात सिर पर लगी चोट ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। उन्हें लगातार गंभीर सिर दर्द और मानसिक ट्रॉमा का सामना करना पड़ा। वे कभी दोबारा काम पर नहीं लौट सके और 1970 में ल्यूकेमिया से उनकी मौत हो गई। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण बीमारी था, लेकिन जैक के परिवार और ब्रिटेन के लोगों का आज भी मानना है कि उनकी मौत का असली कारण डकैती के दिन लगी वही गहरी चोट और उसका सदमा था। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी में तो लुटेरों ने एक पूरी ट्रेन रोककर खजाना लूटा था, लेकिन क्या कोई बिना ट्रेन को रोके हथियारबंद गार्ड्स के कड़े पहरे के बीच करोड़ों उड़ा सकता है? साल 2016 में भारत में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सलेम से चेन्नई जा रही पार्सल एक्सप्रेस की मजबूत लोहे की छत को काटकर तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन से आरबीआई के 5 करोड़ 75 लाख रुपए रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिए गए। बिना किसी को भनक लगे भारत की इस सबसे नामुमकिन डकैती को आखिर कैसे अंजाम दिया गया? इस खौफनाक रहस्य का पूरा सच जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें।